हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 1, जिसका नेम है पावर शेयरिंग। पावर मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप सभी ग्रुप का अगर आप पावर डिवाइड कर देते हैं तो उस पूरे देश में शांति छाई रहेगी। सबके पावर बटे रहेंगे तो सब लोग अपना अपना काम करेगा, देश कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा रहेगा। खैर ये चीज़ तो बाद में पढ़ना है। और फिर हमारे एनसीईआरटी बुक में दो देश का एग्जाम्पल दिया गया है कि बेल्जियम, फर्स्ट कंट्री हमारा बेल्जियम है, सेकंड कंट्री हमारा श्रीलंका। एग्जाम्पल दिया गया है कि पावर शेयर नहीं होता है तो लोग एक जगह सिविल वॉर हो जाता है, एक जगह लोग शांति किए रहते हैं। तो क्या पावर शेयरिंग ज़रूरी है, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें समझना होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा बेल्जियम पहला देश है जिसको एग्जाम्पल दिया गया है। तो पढ़ते हैं कि बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री एंड इन यूरोप में बेल्जियम हमारी एक छोटी सी कंट्री है। उसके नेवर बोर कंट्री के नेम आप लर्न कर लीजिएगा, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। यानी कि बेल्जियम के आसपास के देशों का नाम है। वहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ज़्यादा बड़ा मतलब वो नहीं है, कंट्री नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ की 1 करोड़ है। और जो वहाँ का मैप है, यानी जो बेल्जियम का मैप है, बेल्जियम की कैपिटल आपकी होगी ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल आपकी ब्रुसेल्स होगी। तो पूरे देश में यानी पूरे बेल्जियम में दो रीजन है, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन। ये तो नेम है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ये तो नेम है। तो फ्लेमिश रीजन में 59% ऐसे पीपल हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, ये भाषा का नेम है। तो 59% फ्लेमिश रीजन में पीपल क्या करते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और वेलोनिया रीजन में यानी सेकंड रीजन में 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 1% पीपल जर्मन भाषा बोलते हैं। ये पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना, सिर्फ हमें लर्न करना होगा। ये बात समझनी होगी कि बेल्जियम में दो रीजन है, फ्लेमिश, वेलोनिया। फ्लेमिश में मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग की, यानी डच बोलने वाले पर्सन ज़्यादा है, फ्रेंच वाले कम है। 1% की क्या बात करेंगे, वो तो 1% है, वो मैनेज हो जाता है। और जो बेल्जियम की जो कैपिटल है यानी ब्रुसेल्स कैपिटल है, उसमें क्या होता है कि 80% लोग फ्रांस बोलते हैं और 20% लोग डच की भाषा बोलते हैं। तो अब आप मिला लीजिए कि जो बेल्जियम देश है उसमें डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेंशन हो जाती है वहाँ, उस पूरे देश में टेंशन क्रिएट बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो अब ये क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज माने या डच को ऑफिशियल लैंग्वेज माने। अगर कह दिया जाए, गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि फ्रेंच ही बोली जाएगी, तो डच वाले झगड़ा करेंगे। और डच वालों को बता दिया जाए, फ्रेंच वालों से कह दिया जाए कि डच बोला जाएगा, तो फ्रेंच वाले झगड़ा करेंगे। इस बात से बचने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट कैसे क्या कहती है, आपको सबसे पहले बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे दो रीजन है। रीजन में क्या होता है कि डच बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं और कैपिटल में कम रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। देखिए यहाँ की गवर्नमेंट इस पूरे टेस्ट को कैसे मैनेज करती है को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स, यानी गवर्नमेंट को इतना कठिन लगता है ये काम, वो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार संशोधन करती है, यानी 4 बार उसको करती है, कैसो भी हमारा देश पीसफुली रहे। तो इस चारों बार कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, 4 रूल वहाँ की गवर्नमेंट लागू करती है। पहले में क्या कहती है कि नंबर ऑफ डच एंड स्पीकिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि जितने नंबर ऑफ पीपल डच बोलने वाले रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ पीपल फ्रेंच बोलने वाले भी रहेंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री काम करेंगे, वो जैसे मान लीजिए 50 मंत्री अगर डच बोलने वाले हैं तो 50 ही मंत्री फ्रेंच बोलने वाले भी होंगे। बहुत अच्छी चीज़, पॉजिटिव थिंकिंग है, ना डच वाले झगड़ा करेंगे ना फ्रेंच वाले। तो ये याद रखिएगा, बेल्जियम का मॉडल है कि फ्रेंच में नंबर ऑफ डच मिनिस्टर एंड फ्रेंच मिनिस्टर इक्वल होंगे। सेकंड क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन द मेनी पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर, सारी नहीं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है कि आधा काम गवर्नमेंट सेंट्रल करेगी, आधा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इससे क्या होगा कि देश अच्छे से रन करेगा, हर एक पीपल्स पे, हर एक ग्रुप पे ध्यान जा पाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी है या उसका सबऑर्डिनेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात को याद रखिएगा।
ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि वो कैपिटल है ना, तो अलग वहाँ पे गवर्नमेंट बना दी जाती है। बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक गवर्नमेंट ब्रुसेल्स वालों को दे दी जाती है, यानी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स वालों को दे दी जाती है कि आपके लिए भैया एक अलग गवर्नमेंट रहेगी, आप इसमें अपना समस्या का समाधान आप इस गवर्नमेंट से कराना, बाहर वाले जो बेल्जियम है उनसे आप लेना देना कुछ नहीं होगा, ठीक है। फोर गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जाती है, इलेक्टेड बाय पीपल। इस गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करते हैं, यानी पीपल के हिसाब से ये गवर्नमेंट चलती है। इसमें क्या होता है कि कल्चर की रिगार्डिंग, एजुकेशन की रिगार्डिंग, लैंग्वेज की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होती है इस गवर्नमेंट से आप बात करिए, ये गवर्नमेंट ही सही करेगी। यानी कि आपको भी पॉजिटिव फील हुआ होगा कि बेल्जियम वाले क्या किए कि जितने मिनिस्टर डच भाषा बोलेंगे उतने मिनिस्टर फ्रेंच के भी रहेंगे, फ्रेंच स्पीकर के भी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई ताकि छोटे मोटे प्रॉब्लम की कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व कर सके। और ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी गई कि आप अपना भैया इसमें आप अपना इसमें काम चलाना, बाहर वालों से झगड़ा मत करना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है कि आप ये दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करेगी तो सभी ग्रुप पे ध्यान जा पाएगा, ठीक है। पॉजिटिव। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करने से ये हुआ कि सभी पावर शेयर हो गई, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी। ऐसा करने से क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, पूरे देश पीली रहने लगे, यानी डच बोलने वाले भी खुश थे और फ्रेंच बोलने वाले भी खुश थे। एग्जाम्पल श्रीलंका का भी हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जैसे कि हमारा बेल्जियम डिवाइड था कैपिटल और स्टेट में, ठीक है, वैसे ही श्रीलंका में भी कुछ कुछ देश हैं जिसमें झगड़ा होने की नौबत आ जाती है। और देखिए लास्ट में क्या इसका रिजल्ट मिलता है। श्रीलंका एक इसलैंड नेशन माना जाता है, यहाँ पे 2 करोड़ जनता बसती है, ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। प्रॉब्लम क्या थी कि पूरे श्रीलंका का अगर आप मैप देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है मैप, कि वहाँ पे 74% पीपल, यानी पूरे 2 करोड़ में से 74% पीपल सिन्हाला भाषा बोलते हैं, सिन्हाला भाषा बोलते हैं। और 18% पीपल वहाँ पे तमिल स्पीकर हैं, यानी तमिल भाषा बोलते हैं। पूरा आप मिला के कह सकते हैं कि आपका श्रीलंका 2 भागों में डिवाइड है, सिन्हाला और तमिल, ठीक है। तो तमिल वाले अपना 18% लोग हैं, 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं और 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं। तमिल भी 2 तरह के हैं, यानी नेटिव तमिल और इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश का राज था तो कमाने खाने के लिए गए थे अपना श्रीलंका, और नेटिव तमिल ये है जिसकी जो पिछली जनरेशन भी यहीं पे रहती आई हो, यानी वो जन्म भी उनका श्रीलंका में ही हुआ हो। तो श्रीलंका में 2 तरह के थे, एक नेटिव तमिल थे, एक इंडियन तमिल थे। तो सिन्हाला स्पीकर के देखिए यहाँ पे मेजोरिटी है, यानी कि सिन्हाला बोलने वाले पर्सन ज़्यादा हैं तो तमिल बोलने वाले पर्सन कम है। तो यहाँ देखिए कैसे भेदभाव होगा। सिन्हाला में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस आते हैं, यानी कि सिन्हाला में जैसे पीपल होते हैं वो बुद्धिस्ट कास्ट के होते हैं और क्रिश्चियन कास्ट के होते हैं। तमिल में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। तो जैसे कि तमिल बोलते हैं ना, उसमें 18% में कुछ कुछ तमिल हिंदू होते हैं, कुछ कुछ मुस्लिम होते हैं, और सिन्हाला में कुछ कुछ बुद्धिस्ट होते हैं और क्रिश्चियन होते हैं। सिन्हाला की सुपरमेशी आ जाती है, कहने का मतलब कि सिन्हाला बोलने वाले परसेंटेज ज़्यादा रहती है। 74% श्रीलंका की सिन्हाला भाषा ही बोलती है, इसलिए श्रीलंका अपना मतलब सिन्हाला वाले अपना राज जमाना चाहते हैं। 1956 में क्या होता है कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ली जाती है कि श्रीलंका में ज़्यादा पीपल बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, तो हम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज मान ली जाए। एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिलने लगी जो कि सिन्हाला भाषा बोलते थे। यूनिवर्सिटी में कोई भी जॉब आप करने जाएंगे, आपकी जो भाषा जो ज़रूरी होगी वो सिन्हाला होगी, यानी कि तमिल वालों की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया, उनका ध्यान नहीं दिया जाने लगा। और इनके पे ये भी ध्यान नहीं गवर्नमेंट यहाँ की दे रही थी कि कुछ 18% लोग यहाँ के तमिल भी बोलते हैं, इन पे भी ध्यान दिया जाए। सब सुपरमेशी दे दी गई थी सिन्हाला को, यानी जो भी काम होगा वो सिन्हाला भाषा में होगा। श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एलिनेशन की फीलिंग जागने लगी, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हम गवर्नमेंट की नज़रों से दिन पे दिन हटते जा रहे हैं, यानी हम इस सोसाइटी से एलिनेट हो रहे हैं, हम हटाए जा रहे हैं, हमारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो तमिल्स थे वो डिमांड करने लगे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाए। क्यों? ये लोग कहते हैं कि क्या हम देश में नहीं रहते हैं, हम भी 18% ऐसे हैं जो कि तमिल बोलते हैं, हमें भी सिन्हाला भाषा यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा करिए कि जैसे आप सिन्हाला को ऑफिशियल बना दिए हैं वैसे तमिल भाषा को भी आप ऑफिशियल बना दीजिए, या तो
आप हमें इंडिपेंडेंट तमिल कर दीजिए, यानी कि हम अपना कहीं और देश बना लें या फिर हम अलग रहने लगे, आप लोगों से हम लोगों का कोई मतलब लेना देना ना हो, हम अपना भाषा यूज़ करें, अपने अपने मतलब अपने एरिया में अपनी भाषा को ऑफिशियल मान लें। बात समझ में आई? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तमिल भी डिमांड करने लगे कि जैसे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया वैसे भी तमिल को भी माना जाना चाहिए। अब देखिए केसेस क्या होते हैं, टर्न इनटू सिविल वार। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सिन्हाला वाले ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बना लेते हैं कि जो भी काम होगा वो सिन्हाला भाषा में होगा, तमिल वाले मांग करने लगते हैं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, तो तमिल वाले तो लड़ाई करेंगे ही अपने भाषा के लिए। तो इससे क्या होता है, सिविल वार हो जाता है इस पूरे कंट्री में, थाउजेंड ऑफ पीपल मारे जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। जो लोग इस देश से भाग जाते हैं उन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है, यानी कि किसी भी देश में लोग जा रहे थे, सब लोग कह रहा था अरे ये लोग श्रीलंका से भगाए हुए हैं लोग हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कैसे बेल्जियम वाले अपना मतलब एकोमोडेशन किए, मैनेज कर लिए, वहाँ पे भी मतलब कि स्टेट में फ्रेंच बोलने वाले कम थे और कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे, लेकिन बहुत अच्छे से इन लोगों को मैनेज किया गया, वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। यही प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे सिविल वार हो गया। तो आपने देखा कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है, यानी जब हमें पावर कर दिया बेल्जियम में तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ की गवर्नमेंट क्या करने लगी, मेजॉरिटी को मानने लगी, जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसको ज़्यादा मानने लगी, इस वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पावर शेयर कितना ज़रूरी है, इसीलिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया था। मेजॉरिटी अंडरमाइन यूनिटी। अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, अगर हम ज़्यादा परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारे देश की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन हो जाएगी, यानी यूनिटी देश की कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा परसेंटेज वाले लोगों को गवर्नमेंट ध्यान देगी तो कम परसेंटेज वाले लड़ाई करेंगे ही, इस वजह से यूनिटी कभी भी देश में नहीं आ सकती। यूनिटी तभी पॉसिबल है जबकि ओनली रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ ऑल। अगर गवर्नमेंट सभी छोटे कास्ट से लेके बड़े कास्ट तक, यानी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी किसी भी पीपल की अगर वो रिस्पेक्ट करती है, सबके फीलिंग को समझती है, तब वहाँ पे उस देश में यूनाइटी पॉसिबल है, यानी तभी सभी लोग मतलब संगठित हो सकेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एनसीईआरटी में भी इसके बाद वाले टॉपिक है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। हम लोग तो ओवरव्यू में समझ चुके, 2 एग्जाम्पल पढ़े उसमें हम लोग समझ गए हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग नहीं किए श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, और पावर शेयरिंग कर दिए बेल्जियम शांति से अपना रहने लगा। तो इसको देख लेते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? तो पहला रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न है, केयरफुल कैलकुलेशन। प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है मोरल, मतलब वैल्यू होता है, एक मोरल रीज़न है, ठीक है। यानी पावर शेयरिंग हमें क्यों करनी चाहिए? तो पहले की ये है कि पावर शेयरिंग करने से हमारे देश में रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इससे हम बचते हैं। दूसरा है कि मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी बैलेंस बना रहता है। अगर आपका पावर डिवाइड है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, तब दूसरों से मतलब नहीं रखेंगे, अपना काम करेंगे, इस वजह से क्या होगा कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मोरल वैल्यू क्या है कि पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आपको पावर शेयरिंग स्पिरिट की यानी पावर शेयरिंग जरूरी है। ऐसा इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखें ना, बेल्जियम और श्रीलंका का, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन जब श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो वहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन आ गई। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग भी कई फॉर्म में होती है, यानी कि पावर शेयर एमंग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर अगर शेयर करना है तो पहली जो मतलब शेयर करने का भी कुछ रूल होता है। तो यहाँ पे 4 रूल है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट ऑर्गन में बांट दिया जाए, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव हमारा क्या करती है कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। तो यहाँ पे देखिए लेवल सबका एक ही है। हमारा जो फर्स्ट रूल कहता है कि डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को अलग अलग आर्गन में बांट दिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव का काम, एग्जीक्यूटिव का काम, जुडिशरी का काम बड़ा छोटा नहीं है, लेवल एक ही है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि 10th में सारे बच्चे हैं, सेक्शन भले डिवाइड हो लेकिन वो तो रहेंगे तो 10th के ही ना। सेक्शन से क्या मतलब, पढ़ाई एक ही होगी, टीचर अलग अलग पढ़ाएंगे, तो जो सेक्शन ए के रहेंगे वो बी में जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ के टीचर क्या पढ़ा रही हैं और हमारे क्लास में वो क्या पढ़ाती हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी
लेवल एक ही है, यानी ये सब भी आप ऐसे समझिए, ये सब भी 10th के ही हैं, बस सेक्शन अलग अलग है, यानी कि इनके लेवल एक ही हैं, इसीलिए इनको हॉरिजेंटल डिवीज़न कहा जाता है। यानी कि जितना इसका पावर है उतना इसका पावर है उतना ही इसका पावर है, यानी देखो यहाँ पे इक्वल की शाइन लगी हुई है, यानी कि इनका लेवल एक ही है। हॉरिजेंटल वे में ये डिवाइड है, इनके जो शेयरिंग प्रोसेस है वो इस तरह से चलेगी, यानी सब इक्वल रहेंगे। अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो ऊपर नीचे लिखा जाएगा, बड़े लोग का नाम ऊपर लिखा जाएगा, छोटे लोग का नाम नीचे रखा जाएगा, उसको वर्टिकल डिवीज़न कहेंगे, यानी सीधे डिवीज़न हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल लाइन में डिवीज़न हुआ है, यानी सबका लेवल एक ही रहेगा, सबका पावर एक ही रहेगा, पावर नहीं एक ही रहेगा, लेवल एक ही रहेगा। इसमें क्या होता है, नो अनलिमिटेड पावर, किसी के पास पावर ज़्यादा नहीं रहेगी। ऑर्गन चेक द अदर, यानी लेजिस्लेटिव वाला एग्जीक्यूटिव के काम को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटिव वाला जुडिशरी के काम को चेक कर सकता है, ये पावर है। ओके, रिजल्ट क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ पावर। यहाँ यानी कि अगर सब लोग एक दूसरे के काम को चेक करते रहेंगे तो पावर भी बैलेंस रहेगा और सब लोग सहमत रहेंगे कि हाँ वहाँ पे भी काम सही चल रहा है, यहाँ पे भी काम सही चल रहा है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। इस सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है कि पावर शेयर्ड अमंग एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे अब देखिए पावर कम और ज़्यादा रहेगा, यानी 8 के स्टूडेंट, 9 के स्टूडेंट, 10 के स्टूडेंट ऐसे हैं ना, तो पहले 10th के स्टूडेंट को रखा जाएगा, फिर 9th के, फिर 8th के, यानी यहाँ पे पावर छोटा बड़ा रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि पहला पावर अगर जो डिवाइड हो रहा है वो ऑर्गन में डिवाइड हो रहा है गवर्नमेंट की, उनका पावर अलग अलग रहेगा लेकिन लेवल एक ही रहेगा, किसी का पावर कम ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सबका पावर कम ज़्यादा रहेगा, एक प्रोविंशियल लेवल पे होगा, एक रीजनल लेवल पे होगा। तो प्रोविंशियल रीजन और रीजनल लेवल का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी जाती है, कि स्टेट गवर्नमेंट बना दी जाती है। आप ऐसे समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंटायर कंट्री में वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट एक रीजन पे वर्क करती है, ठीक है। उन्हें कुछ प्लेस दे दी जाती है कि आप इतने के अंडर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, हायर लेवल वाले होंगे, एक लोअर लेवल वाले होंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री पे वर्क करेगी, इसके पास पावर ज़्यादा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होगा, यानी हायर लेवल फिर लोअर लेवल ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल डिवीज़न हुआ, ठीक है। पावर कम ज़्यादा अगर लिखी जा रही है तो वहाँ पे वर्टिकल डिवीज़न होगा। थर्ड है कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर डिवाइड होता है, रिलीजियस ग्रुप में, लिंग्विस्टिक ग्रुप में। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज होता है, आप भाषा आपकी क्या है उस आधार पे आपको बांट दिया जाएगा, आप किस धर्म से हैं इस आधार पे आपको बांट दिया जाएगा। आप झगड़ा नहीं इससे होगा कि जैसे कि जिनकी मदर टंग रह चुकी है हिंदी, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, मतलब उसको कठिनाई फील होगी। खासकर ये फ्रेंच, मलयालम ऐसी लैंग्वेज में होता है, तो मदर टंग किसी के न हटाई जाए इस बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि गवर्नमेंट को उस पर ज़्यादा ध्यान पड़ता है, जैसे कि वोमेन सेक्शन होती हैं, औरतों पे ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान देती है। ये लोग क्या होते हैं, एलिनेटेड सेक्शन होते हैं, जैसे कि इन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए गवर्नमेंट इन पे अलग से ध्यान देती है। तो इनको भी बांटा गया है ना कि आप जैसे कि वोमेन सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और कास्ट वगैरह में भी ऐसा होता है। तो जैसे कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हमारी पावर शेयर होती है। फोर्थ है कि पावर शेयर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट। पावर मूवमेंट हुआ, पार्टीज़ वगैरह में भी पावर शेयर होती है। जैसे कि कुछ पार्टीज़ होती हैं कि जब चुनाव होता है तो वो पहले तो गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है, 2 पार्टी मिल जाती हैं, इसको हिंदी में गठबंधन कहते हैं। 2 पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं कि 2 पार्टी मिक्स हुए रहते हैं ना, तो अपना पावर डिवाइड कर लेते हैं कि भाई हम दोनों मिलके पार्टी जीते, आधा काम आप करना, ये काम आप करिएगा, ये काम हम करेंगे, ताकि लड़ाई ना हो। इसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं कि व्हेन 2 और मोर पार्टीज आर अलाइंड टू इलेक्शन शेयर्ड पावर। इसका मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टीज अलाइंस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कीजिए कि कोई और पार्टी है, पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, दोनों मिलकर के अगर चुनाव लड़ रही हैं और जीत गई, तो पार्टी 1 अपना पावर शेयर कर लेगी, पार्टी 2 अपना पावर शेयर कर लेगी, यानी कि इन दोनों पार्टी में अब झगड़ा ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के लिए ये मतलब अलाइंस हुए थे, लेकिन अब झगड़ा हो जाएगी ना कि आप ये काम करिए, ये काम हम करेंगे, इसलिए ये लोग अपना पावर शेयर कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम दोनों लोग पार्टी मिल के जीते हैं इलेक्शन, इसलिए हम दोनों लोग अपना काम करेंगे, पावर शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश, और यहाँ पे हमें ये मिलता है कि अगर हम
अगर हम पावर शेयर कर दे रहे हैं तो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम में पहले ही गवर्नमेंट वहाँ की चालाक थी, वहाँ पे पावर शेयर कर दिया गया था, वहाँ पे कोई सिविल वार नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका में हम लोग देखें कि पावर शेयर नहीं किया गया था, मेजॉरिटी दे दी गई थी। सिन्हाला वालों को क्या किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था। तमिल वाले झगड़ा करने लगे कि हमारी ही लैंग्वेज को क्यों ना ऑफिशियल बना दिया जाए, क्यों सिन्हाला वालों को ही। इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कहने को तो श्रीलंका और बेल्जियम पहले से डेमोक्रेटिक कंट्री थे, फिर भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अपने 2 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी इसीलिए दिखाई गई थी कि आप लोग समझ सके, रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।